हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। आज हम समझने जा रहे हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द लॉज ऑफ मोशन इन अ क्विक रिव्यू। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन टाइप की होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, दे ऑल आर रिलेटेड टू योर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity and a is the acceleration and t is the time. Okay, so v is the final velocity. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि v is equal to u plus at, मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होगी। जिस जिस स्पीड से आप एक्सेलरेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो और इनिशियल वेलोसिटी को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको हमेशा फाइनल वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, now coming to the second equation of motion. Second equation of motion says s is equal to ut plus half at square. Now s here is the displacement, not the speed. Okay, so you should remember कि s जो है यहाँ पर speed नहीं है, displacement है. All right, so s is equal to ut plus half at square. Now third equation of motion says v square is equal to u square plus 2as. ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ कमिंग टू द laws of motion. Before coming to laws of motion, first understand what is inertia. Inertia क्या होता है? Inertia three types का होता है, inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction. इनर्शिया का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, मतलब आप पोजीशन में फिक्स हो गए हैं। तो अगर आप किसी एक टेंडेंसी में चल रहे हैं तो आप उसी में रहना चाहते हैं, चेंज नहीं होना चाहते जब तक आप पर कोई फोर्स ना लग जाए। तो मोशन का इनर्शिया जो है, द इनर्शिया ऑफ मोशन सेज इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई चीज मोशन में चल रही है और अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो वो अपोज करेगी, बिकॉज इट वांट्स टू बी इन दैट टेंडेंसी ऑफ मोशन। ओके, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. Now, inertia of rest says it is the tendency of a body to oppose any change in its state of rest. यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो वो पहले अपोज करेगी, वो नहीं चाहेगी कि वो मोशन में आए, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मोशन में लाने के लिए। ठीक है ना, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होगा? अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है और अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो वो उसका अपोज करेगी। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो इन ऑल इनर्शिया क्या कहलाता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट और मोशन स्टेट विथ सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अनडिस्टर्ब्ड है, कोई उसे टच नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप अपनी मोशन को या अपने रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो यही था. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, or if a body is in motion it will remain in motion until an external force is applied to it. अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही चलती रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी. ठीक है ना. अब बिफोर कमिंग टू सेकेंड लॉ आते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर. कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हों और अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, इक्वल क्वांटिटी के हों, लाइक 10 न्यूटन यहाँ से और 10 न्यूटन यहाँ से, तो आप रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों फोर्स को हम ऐड करते हैं, बट एक जो फोर्स है वो अपोजिट लग रहा है. अपोजिट मतलब उसको हमें नेगेटिव साइड में लेना पड़ेगा. तो 10 न्यूटन प्लस का एंड 10 न्यूटन माइनस का, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 0. मतलब जितना फोर्स यहाँ से लगा उतना ही यहाँ से लगा, तो ये जो ब्लॉक जो है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ये अपने पोजीशन पे फिक्स रहेगा क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है. तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. वेयर एज अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड हो, मतलब एक तरफ से कम एक तरफ से ज्यादा. अब हमने 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया था, यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स अपोजिट लगा दिया, तो 2 न्यूटन पॉजिटिव था बट 4 न्यूटन हमने उल्टा लिया तो उसको माइनस में लेंगे, तो 2 - 4 गिव यू -2 न्यूटन. तो -2 मतलब 4 न्यूटन का वाला फोर्स ज्यादा था तो वो उस ब्लॉक को मूव करवा देगा. ठीक है ना, तो हम F2 के डायरेक्शन में मूव करवा देंगे इस ब्लॉक को.
तो ये these are the types of forces. Now come to the Newton's second law of motion. तो second law of motion कहता है rate of change of momentum is directly proportional to external force acting on it. ठीक है, momentum क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी किसी भी चीज को किसी भी मास का कोई ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसका मोमेंटम कहलाता है, कि वो किस किस फ्लो में चल रहा है ना। आप क्रिकेट में बोलते हैं कि वो मोमेंटम में था, उसका मोमेंटम अच्छा था, मतलब वो किसी फ्लो में जा रहा था, उसका मास और वेलोसिटी एक फ्लो में चल रहे थे। अब इनिशियल मोमेंटम किसी का मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने स्टार्ट किया, फाइनल मोमेंटम जो जिस फाइनल वेलोसिटी तक वो पहुंचा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम हम कहेंगे पी एफ माइनस पी आई। अब रेट, उसका रेट ऑफ चेंज कैसे होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी भी रेट वर्ड आ जाता है मतलब टाइम इंक्लूड हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम भी चेंज को हमेशा ना डेल्टा साइन से दिखाते हैं। जो ट्रायंगल जैसा साइन है ना, इसको डेल्टा बोला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन टी को हम लिखेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम था, मोमेंटम हमने अभी पढ़ा एम वी और एम यू, तो पी को हम लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू, क्योंकि डेल्टा पी चेंज चाहिए। चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, अब हम देखिए इसमें एम एम कॉमन है, मास, मास को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा पी अपॉन टी को हम लिख रहे हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, जहाँ पर m हमने ले लिया कॉमन और v माइनस यू अपॉन टी। और हमने अभी पढ़ा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के, जो इस पर अप्लाई हो रहा है। यानी कोई चीज़ किसी वेलोसिटी से अगर मूव कर रही थी तो उस पर कोई फोर्स लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही वो मूव कर रही थी। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मूव करेगी, कम फोर्स लगेगा कम मूव करेगी। तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है ना, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब v माइनस यू अपॉन टी को हमने अलग क्यों कर दिया? क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें क्या देता है? एक्सलरेशन देता है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब यहाँ पर इक्वल टू लगाने के लिए कांस्टेंट टर्म आ जाती है जो अभी हमने लिखी नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल साइन लगा देते हैं। तो f इज इक्वल टू एम ए। तो यही है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाइड इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ओके, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ। Newton's third law of motion says every action has its equal and opposite reaction. अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्शन अप्लाई किया जा रहा है तो वो उसका अपोजिट रिएक्शन देती है। This is Newton's third law of motion. So these are all the 3 laws of motion in one page. It's a quick review. Keep watching my videos. Thank you. Bye bye.